आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे इसे बिल पर जो लिमिटेड है लेकिन महत्वपूर्ण है, दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एज बिल अमेंडमेंट बिल 2021, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री जी का भी धन्यवाद। बिल में बहुत बड़ा बिल नहीं है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो वो महत्वपूर्ण होती भी है, और चूंकि हमारी भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल के अंदर मेंशन है उसकी बाध्यता भी है कि मैं शायद सही हूँ या थोड़ी अगर गलत हो तो मंत्री जी सही कर देंगे। आर्टिकल 125 कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज के संबंधित अगर सैलरीज की बात करें तो वो सदन के अंदर रेगुलेशन के लिए उसके लिए आना चाहिए। उसी के पालना में 1958 और 1954 के अंदर हाई कोर्ट जजेज की सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन के लिए 1954 में ये एक्ट बना। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए भी वही सैलरीज और सर्विस कंडीशन के लिए 1958 के अंदर बना। इसके बाद में इसके अंदर 2009 में एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। अमेंडमेंट बहुत बड़ा भारी नहीं था, लेकिन जजेज की जो सैलरीज दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको एक स्लेब सिस्टम के अंदर उनकी पेंशन का इश्यू, क्योंकि सिविलियन भी रिटायर होता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज भी रिटायर होते हैं, एज अलग अलग होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में एक एज के बाद में उनको अपनी पेंशन का या फैमिली पेंशन का अगर वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है तो उसका एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए, उसको स्लेब वाइज किया गया। ये 2009 के अंदर किया गया। स्लेब उसमें बनाए 80 ईयर्स का, 85 ईयर्स का, 90 ईयर्स का, 95 का और 100। इस तरह से स्लेब करें कि उसके साथ में अगर वो 80 ईयर्स के समकूल होता है तो 20% उसके एक्स्ट्रा उसको पेंशन का फायदा मिलेगा, बाद में 30% मिलेगा, इस तरह 40% और 50% और 100 के बाद में उसको 100% उसको एक्स्ट्रा पेंशन या फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। ये एक संशोधन था, संशोधन किया वो लागू हुआ। लेकिन कई बार होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो इसके अंदर जो एक्ट में संशोधन किए उसकी कुछ एनोमलीज को लेकर के हमारे वो भी ऑनरेबल जजी थे, गुवाहाटी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की सैलरीज को लेकर के उन्होंने वहाँ पर कहा कि नहीं, 80 ईयर्स कंप्लीट होने पर नहीं, 80 ईयर्स शुरू होने पर इसको मिलना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया कि नहीं, ये सही है, जो एक्ट बनाया उसके हिसाब से उनको फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्टिंग जो ईयर उसकी रिटायर 80 की होती है तब से मिलना चाहिए। इस तरह से अन्य स्लेब भी हो। यही सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ उसमें भी दिया गया। वो 2015 और शायद 2020 की बात होगी, 18 और 20 की, और उनके अंदर जो संशोधन जिस तरह का किया उसको लेकर के एक एनोमलीज हुई, और एनोमली को रेक्टिफाई करने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से करने के लिए ये एक अमेंडमेंट लाया गया है, और ये 2021 का अमेंडमेंट के रूप में लाया। सिर्फ इतना किया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज की 16B के तहत जो उनको स्लेब बनाए थे, इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेज के लिए 17B के तहत जो हमारे स्लेब बनाए गए, उसके अंदर अब अगर 80 ईयर्स वो पूरा कंप्लीट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि 80 ईयर पूरा कंप्लीट करने के बाद में उसका स्लेब चालू होगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसी तरह से 90 ईयर, 95 और जो भी 100 ईयर्स की वो बात होती है, इसमें एक ये चीज़ महत्वपूर्ण है, और इसके मैं समझता हूँ कि ये सभी ने इसका समर्थन किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी चूँकि हमारे सामने भी और यहाँ पर भी बहुत ही लॉ से संबंधित जिनका ज्ञान है, बड़े बड़े विद्वान हमारे वकील यहाँ बैठे हुए हैं, और आदरणीय जो हमारे बहुत ही मैं उनका सम्मान भी करता हूँ कि उन्होंने अपने बात करी कि देश के अंदर ये तो ठीक है कि सैलरी का ये हो चुका है,
लेकिन इस देश के अंदर सोशल जस्टिस की ज़रूरत है और आज सोशल जस्टिस मिलना ज़रूरी है। ये आवाज़ आज से नहीं है, 1947 से पहले से भी चल रही थी, लेकिन आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में और जिस तरह का यानी हमें आज़ादी मिली, और मैं कहता हूं कि 1950 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, बहुत निश्चित है कि महान विद्वान थे, असेंबली में डिबेट हुआ करती थी, और उसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को सुपुर्द किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में आजकल मनाते हैं, पूरा देश मना रहा है, विश्व में भी मनाया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। उसके प्रेम्बल में स्पष्ट लिखा कि देश के लोगों को सोशल जस्टिस की जरूरत है, प्रेम्बल के अंदर ही दे दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अनूठा और बहुत ही सुंदर है, हर चीज को उन्होंने एक समराइज भी किया है, साथ साथ में प्रत्येक समस्या का समाधान अगर हम बहुत अच्छी नीयत और साफ सुथरी राजनीति से उठ करके बात करें तो उसके समाधान भी होते हैं। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, और इस तरह से उसमें व्याख्या किया तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस की जरूरत थी। ये मैं सहमत हूँ कि आज देश के अंदर अगर हम केसेज की पेंडेंसी देखें तो मैं समझता हूँ कि 4.5 करोड़ से भी अधिक केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इस तरह से उसमें पेंडिंग चल रहे हैं कोर्टेज के अंदर, और इससे लगता है कि इतनी हमारी मैन पावर और जजेज की संख्या नहीं है तो उसके अंदर जस्टिस डिले होता है। ये भी सही है कि डिलेड जस्टिस तो डिनाइड जस्टिस, तो ये भी सही। हम चाहते हैं कि एक तो सस्ता न्याय मिले और सुलभ मिले, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बातें, क्योंकि ये सदन है और देश का महत्वपूर्ण सदन है, हमारे बहुत अच्छी संविधान के अंदर कानून बनाने के लिए विधायिका, उसका इंटरप्रेट करने के लिए न्यायपालिका और एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कार्यपालिका, तीनों को बहुत अलग अलग से विस्तृत में बताया गया है। अगर है ये सदन और हाउस अगर सच्चाई से अगर ये सोच ले कि ये प्रियम्बल की जो एक थीम और सोच जो हमारे संविधान निर्माताओं की रही है, वो हमारी संविधान जो सभा थी उसके एक एक अगर हम पढ़ते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं किया क्योंकि लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अध्ययन प्रिय और जन सामान्य में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसमें क्लियर सारी चीज़ है। आज सोशल जस्टिस की हम बात करें, क्योंकि सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा, ये आवाज़ आज़ादी के बाद में चल रही है। सामाजिक न्याय हो, समानता मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और जो व्यक्ति गरीब है, कमज़ोर है, किसी भी वर्ग का हो, उसको कम से कम अपलिफ्ट करे, यानी उसको इकोनॉमिकल जस्टिस मिले। और जब उसको आर्थिक जस्टिस मिलेगा तो निश्चित है कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथन और मजबूती आएगी। वो सामाजिक न्याय खुद पर अगर किस तरह की उसके पास न्याय होता है तो उसको ये व्यवस्था में उसको कम से कम फेस कर सकता है। मैं आपको, क्योंकि सामने वाले हमारे विपक्ष के विद्वान साथी हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन आजकल अच्छी बात को वो सुनने में उनको पता नहीं कई बार दिक्कत होती है। सत्यता है, हमने ये प्रयास किए, उन सरकारों ने भी किए, कोर्ट भी बनाए, फास्ट कोर्ट भी बनाए, SC ST के कोर्ट भी बनाए, वीकर सेक्शन को एक जस्टिस मिले, लेकिन सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले। मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने संविधान को नमन करते हुए पार्लियामेंट को कहा था, मेरे देश के व्यक्ति को सोशल सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता है, और सामाजिक न्याय जब मिलेगा जब आर्थिक न्याय उसको मिलेगा। और आर्थिक न्याय के लिए अभी हमारी सम्मानीय सांसद महोदया कह रही थी कि आप डिजिटल की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस की बात नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का डिजिटल का जो एक अभियान चलाया, आह्वान किया देश को, उसका भी विरोध हुआ था। इस देश की जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे करेगी? लेकिन विश्व को दिखा दिया कि भारत की जनता पढ़ी लिखी कम हो सकती है, लेकिन प्रतिभा उसके अंदर पढ़े लिखे कम में भी बहुत ज़्यादा है। और डिजिटल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय
जो पैसा गरीबों के हक में जाना चाहिए था, विभिन्न योजनाओं के द्वारा जाना चाहिए था, उसका मैं कहूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने चिंतन किया। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने आह्वान भी किया था कि देश के अंदर 15% ही वो उसको बेनिफिशियरी को मिल रहा है, एंड यूज ये होता है, यानी 85% उन्होंने बहुत पहले कहा। उसके बारे में तो नहीं सोचा गया, लेकिन इस मोदी सरकार ने सोचा कि मेरा देश का व्यक्ति को, गरीब को उसका हक है, और जनधन अकाउंटों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से जो आज पैसा जा रहा है, ये सामाजिक न्याय भी है और आर्थिक न्याय भी है। उस व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है जो बिचौलियों को मिल जाता था। इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कैसे हो, क्योंकि वो मुकाबला कर ले। मैं फिर आऊंगा कि क्या हालात है देश की, अभी भी उस पर भी मैं सोचूंगा। कहा कि मेरा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा है, हम बिना किसी भेदभाव के, न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, न श्रेणी देखेंगे, न वर्ग देखेंगे, हम बात करेंगे भारत के 135 लोगों की, बिना भेदभाव के करेंगे। कोई इसमें किसी तरह का हम यट और बट नहीं लगाएंगे। उसी के तहत प्रत्येक योजना जो गरीबों के लिए, मध्यम क्लास के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें किसी तरह की कास्ट और भेदभाव को नहीं देखा गया। गरीबों के लिए आर्थिक लाभ देने के लिए कि उसका स्ट्रेंथ और मजबूत हो, उसके लिए पहले सुविधाएं मिले, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिले, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले, इसके साथ में जनधन अकाउंट के माध्यम से उनको डायरेक्ट पैसा मिले, निःशुल्क उनको बिजली मिले, और उनको स्वच्छता के लिए उनको शौचालय मिले, और साथ साथ में छोटे धंधे करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ साथ में स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना के द्वारा भी उनका स्ट्रेंथन हो। और आपने देखा कि ये सरकार कितनी प्रतिबद्धता से काम कर रही है, क्योंकि न्याय की बात है कि न्याय अगर डिले होता है किसी भी कारण से, मैं जिस समाज से और परिवार से आता हूं उसको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। और गरीब व्यक्तियों को देखा है, सामने मर्डर होते हैं, रेप केस होते हैं। राजस्थान की कहानी तो आज भी मैं देखता हूं, आए दिन के अखबार के अंदर वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लिए पिछले दिनों में 2-3 साल का आंकड़ा मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान का मोर देन 25,000 केसेज सिर्फ वीकर सेक्शन, जिनकी बात करते हैं बड़ी सभाओं के अंदर, कई बार करते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर महिलाओं पर, उसके अंदर ज्यादातर महिलाओं के रेप केसेज हैं। उनके अंदर एफआईआर टाइम पर नहीं होना, एफआईआर अगर हो भी गई है एट्रोसिटीज एक्ट के तहत में उसमें धक्के खाना, अगर हो भी गई है तो उसको जो अमाउंट मिलना चाहिए एफआईआर लॉन्च होने के बाद में, आज मैं राजस्थान की करता हूँ तो अन्य स्टेट की भी स्थिति वह हो सकती है, लेकिन वहाँ 1-1 वर्ष बाद भी पैसा नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार आने के बाद में ये संविधान को उन्होंने नमन करते हुए कहा इसका अक्षर से पालन करेंगे, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी, राजनीतिक जस्टिस तो हो गया है, राजनीतिक न्याय में तो यह कि रिजर्वेशन के आधार पर हो गया है। ये दूसरी बात है कि हमारे राज्यसभा में नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टियां, और हमारी पार्टी तो कम से कम उसका पूरा ध्यान रखती है, और जो योजनाएं लागू करी हैं उसके आधार पर मैं समझता हूं कि आज भारत का जो गरीब वर्ग है, मध्यम क्लास है, आज वो अपने हक के लड़ने के लिए कम से कम मजबूत होता दिख रहा है। कोविड महामारी के दौरान भी जो स्टेप लिए गए, एमएससीज के थ्रू लिए गए, उनके अंदर SC ST वीकर सेक्शन को किस तरह से हम लॉरिंग करेंगे, उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए पाबंदियां करेंगे, उनके किस तरह से किया गया वो भी आपको मालूम है। मैं इस, चूंकि अभी समय का मुझे ध्यान नहीं है कि कितना है, तो मैं सोशल जस्टिस पर एक चर्चा भी होनी चाहिए। चर्चा तो कई बार हो गई है कमजोर वर्ग के लिए, क्योंकि एट्रोसिटीज एक्ट से पहले हमारा सिविल प्रोटेक्शन एक्ट था, सरकार थी, और ये कहा था कि नहीं गरीबी भी हटाएंगे, सामाजिक न्याय भी मिलेगा। उसके बाद में साहब नहीं हुआ तो एट्रोसिटीज एक्ट भी आया। हमारी सरकार ने आकर के 2015 के अंदर उसमें बहुत सारे इश्यूज को इंक्लूड किया, बहुत सारे विषय रह गए थे कि यहां पर भी इस पर लागू होना चाहिए। इसके बाद में जब उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई थोड़ा बहुत चेंजेस जो हुआ, उससे फर्क ज्यादा पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन
कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल भी ये अपराधियों के दिमाग में ये जाती, उसको भी चेंज किया। लेकिन आज फिर भी उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर भी, और मेरा राजस्थान प्रदेश सबसे आगे चल रहा है उसके अंदर सोशल जस्टिस के नाम पे, और जो सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन गरीब वर्ग के साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम राजनीति पहलू से ऊपर उठ करके हम जाते हैं, राजनेता हैं, जनता से वोट लेना है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर तो ये, क्योंकि सदन में पहले ही शोर शराबा कर देते हैं जो भी इश्यू है। अभी कल एक महारैली हो रही थी, उसमें सारे बड़े नेता थे, मैंने उनका भाषण सुना। कितनी गर्व से भाषण दे रहे थे कि जैसे कि ये देश सिर्फ हमारे दो से चल रहा है और गरीब की कोई सुध नहीं है, देश के अंदर बहुत कुछ क्यों नहीं हो रहा, और हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं है। मैंने एक सामान्य अपनी 4 लाइन से कहा था कि झूठ तो नहीं बोला था, लेकिन 3 साल पहले मेरे राजस्थान में आकर के वो गिनती कर गए थे कि 10 दिन में ये कर्जा माफ होगा, एट्रोसिटीज नहीं होंगी, और संविधान बिगड़ रहा है, वो बिगड़ा उसको हम रोक लेंगे। वो कर्जा माफ भी नहीं हुआ, बेरोजगारों को 3,500, वहां करीब 30 लाख लोगों को है, अभी तक नहीं मिला है। किसान 22 लाख हैं, उनका कर्जा कॉमर्शियल बैंक का, नेशनलाइज बैंक का, रूरल बैंक का, इनको तो छेड़ा ही नहीं है। हमने कोऑपरेटिव बैंक का जो किया उसी में कुछ किया, आज कोऑपरेटिव बैंक कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। ये सोशल जस्टिस की बात जब हम कर रहे हैं, हमें इन पहलू पर सोचना है कि राजनीतिक स्टेटमेंट देना इजी है। आज देश में, मैं अभी भाषण सुन रहा था, हमारे एक बहुत ही विद्वान सांसद हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, और जब उनके भाषण सुनता तो देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जबान से, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सरकार के माध्यम से कभी ऐसा शब्द नहीं सुना होगा कि इसको इतना करो, इसको इतना करो, इसको इतना करो। वो कह रहे हैं एक समाज विशेष, उसको मैं संप्रदाय और धर्म विशेष तो नहीं कह दूं, क्योंकि धर्म का नाम लेते ही सबको चिढ़ होती है। धर्म सबका है और हमारे संविधान ने सारे धर्मों को स्वतंत्रता दी है, अपने अपने धर्म का अनुयायी उनकी जैसे भी साधना है वो करे, माने। इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन चिल्ला के कह रहे हैं इस देश के अंदर इन लोगों का सम्मान नहीं हुआ। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ वोट लेने के लिए ये माहौल कर रहे हो क्यों? किस तरह के एक समाज विशेष या धर्म विशेष के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो? उन स्कीमों को जाकर के नहीं बताया कि केंद्र सरकार की स्कीम जिनका लाभ मिले, अगर उसमें कमी है तो उसका सजेशन इस पार्लियामेंट में दें जिससे कि उनको लाभ हो। लेकिन चुनाव का माहौल है, सब कुछ भूल जाते हैं, सत्ता मिलनी चाहिए, झूठ कितनी भी बड़ी करें, कितनी झूठे बोली। और मैं कहता हूं कि जब वो कहते हैं कि संविधान बदल रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, मैं कहता हूं कि सामने आपने देखा संविधान तो बदलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये संविधान में जो मेहनत करी और जो हमारी असेंबली जो संविधान सभा थी उसने की है, उसकी अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोई ने चेंज करने की कोशिश करी, अपनी आत्महत्या के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान होगा। इस संविधान ने सिद्ध किया है कि विश्व के अंदर आज सबसे बड़ा कंट्री बड़ा यूं कहें कि पॉपुलेशन है, विभिन्न भाषाएं हैं, बहुत सारी डिफरेंट कल्चर है, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र आज विश्व से सबसे बड़ा है। बिना किसी हिंसा के पूज्य बापू जी के सिद्धांतों पर सत्ता का परिवर्तन होता है। दुर्भाग्य होता है कई बार राजनीतिक पहलू से कुछ लोग, जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, न बाहर देखते न संसद में देखते, लेकिन वो अपने आप को मर्यादा और सिद्धांतों की बात करने वाले सब कुछ भूल जाते हैं। उनको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। सामाजिक पीड़ा क्या है? आज समाज के अंदर जो अपराधी अपराध करके भग रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? इसमें मंथन करने की जरूरत है। मंथन ये है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी चाहे वो मेरा परिवार का सदस्य है, चाहे मेरी जाति का है, चाहे मेरे धर्म का है,
अगर सब मिलकर ईमानदारी से ये सोचे, और मैं कहता हूं कि सारे सांसद इतने विद्वान हैं, इतना अनुभव है कि मेरे जैसे का तो संसद का अनुभव बहुत कम है, व्यवहारिक सामाजिक जरूर कह सकता हूं, लेकिन यहाँ बैठे उनका तो किसी का 40 वर्ष, किसी का 50 वर्ष, तो मैं कहता हूं कि दोनों के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है। उस अनुभव को साथ लेकर के ईमानदारी से अगर सोच करके कि क्या ऐसे स्लोगनों से काम चलेगा, अगर आप क्षेत्र में जाकर के केंद्र की सरकार की योजना है, सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है, आज भाजपा की है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे जनता ने पूरा मैंडेट दिया हुआ है, और जो मैंडेट दिया है तो उसके अंदर निश्चित है कि बड़े बहुमत से बनी है। कोई यहाँ दो जो भाषा कल में कह रहा था वो मैं बीच में छोड़ गया, हम दो हमारे दो, 135 करोड़ में मेजोरिटी ने आकर के और ये सरकार को प्रजातांत्रिक ढंग से जिम्मेदारी दी है। ये वो उनको जो भाषण दे रहे थे उनसे पूछना मैं चाहता हूं कि आपने न तो घर में प्रजातंत्र को बहाल किया, न आपने बाहर किया, हम तो दौर नहीं, हम तो 135 करोड़ लोगों के आधार पर हर काम उनके आधार पर करते हैं। तो बड़ी बड़ी पार्टियां आज परिवार के नाम से, व्यक्ति के नाम से, और उनमें कितना प्रजातंत्र, कितनी सच्चाई है। अगर उस वास्तविकता को सोचे, हर जगह प्रतिभा है, हर क्षेत्र में, हर पार्टी में है और उसके अंदर है। अगर हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को और भारतीय संविधान की अगर इज्जत करते हैं ईमानदारी से, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी का कार्य ऐसा नहीं होगा जिसको जनता नकारे। कागजी घोड़े आप दौड़ा सकते हैं, मैं विषय पर कह रहा हूं। जयराम नरेश जी, रमेश जी, आपकी मैं इज्जत करता हूं, सामाजिक न्याय की बात हुई है, ये न्याय से जुड़ा विषय है। हाँ, बिल पर मैं बोल गया हूं, बिल को मैंने समझाया है, बिल पर आप सच्चाई तो सुनो ना, मैं बिल पर बोल रहा हूं, न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका की इज्जत करते हैं। मैं चेयरमैन सर, मैं उनसे नहीं कह रहा, लेकिन मेरे को आप डिस्टर्ब नहीं करें, आप सच्चाई। मैं आदरणीय उपसभापति जी आपसे अनुरोध करता हूं कि संरक्षण भी दे, क्योंकि बिल महत्वपूर्ण इसलिए है कि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। और जो हमारी माननीय सांसद महोदया ने जो बोला है, उन्होंने कड़वा सच बोला है, इसमें दो राय नहीं है, उससे मैं सहमत हूं। सामाजिक न्याय की जरूरत है और साथ में आर्थिक न्याय की जरूरत है, और जरूरत जो पेंडेंसी है कोर्टों के अंदर करोड़ों में, उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए चिंतन ईमानदारी से, सच्चाई से हमें सोचना है। तो मैं इस बिल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज अपराधीकरण जो हो रहा है उसको क्या हमारी न्यायपालिका कोई दोष थोड़ी दे, कहेंगे कि साहब न्यायपालिका का निर्णय लेट हो रहा है। मैं तो कह रहा अपराधी को संरक्षण, वो बहुत चतुर होते हैं, अपराध करने वाला चाहे वो टेक्नोलॉजी में करे, जो सामाजिक क्षेत्र में करे, उनके पीछे कहीं न कहीं आधार होता है, और उस आधार को लेके सामाजिक आधार बनाएंगे, राजनीतिक आधार बनाएंगे और करेंगे, और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं इस बिल का समर्थन तो करता ही हूं, साथ में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए मेरे मित्र जो विपक्ष में बोलते हैं, कम से कम उनकी पाठशाला में झूठ का बवंडर नहीं सिखाया जाए तो अच्छा होगा, देश के हित में भी होगा और गरीबों के हित में जो कर नहीं पाए 60 साल में। ये मैं धन्यवाद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।